हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आपको क्या करना है, वीडियो फुल वॉच करना है, जिससे आपको इससे फ़ायदा मिल सके। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन पर आते हैं। किस तिथि को हिंदी राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? यानी किस तारीख को हिंदी राजभाषा बना था? ठीक है। ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 ईस्वी, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949 या फिर 14 सितंबर 1950। तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। कब लिया गया था यह निर्णय? 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे बीजी खेर, सुनीति कुमार चटर्जी, जीबी पंत या फिर पी सुब्बोरोयन। तो वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बीजी खेर थे। कौन थे उस समय के अध्यक्ष? बीजी खेर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है। तो भारतीय संविधान में जो 8वीं अनुसूची थी, उसमें कितनी भाषाएं शामिल थी, आप लोगों को बताना है। ऑप्शन है 14, 15, 18 या फिर 22। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की बात अगर हम करें, तो उसमें कुल शामिल भाषा जो है 22 भाषा थी। कितनी भाषा थी? 22 भाषा थी। इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हिंदी की आदि जननी है संस्कृत, पाली, प्राकृत या फिर अपभ्रंश। तो हिंदी की आदि जननी की बात करें तो हिंदी की आदि जननी जो है संस्कृत है। कौन सी भाषा है? संस्कृत। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 ईस्वी का आयोजन स्थल था। यानी जो 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, वह 2007 में हुआ था। अब आपको बताना है कि यह कहाँ पर हुआ था, इसका योजना स्थल क्या था? नागपुर, मॉरिशस, लंदन या फिर न्यूयॉर्क। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका न्यूयॉर्क हो जाएगा। यानी 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो है न्यूयॉर्क में हुआ था। कब हुआ था? 2007 ईस्वी में हुआ था। इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? मराठी, गुजराती, मलयालम या फिर हिंदी। तो निम्नलिखित में से अगर बात की जाए कि भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है, तो भारोपीय परिवार की भाषा मलयालम भाषा नहीं है। कौन सी भाषा? मलयालम जो है वह भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 11 जून, 14 सितंबर, 28 सितंबर या फिर 10 अक्टूबर। तो हिंदी दिवस जो है वह 14 सितंबर के दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर के दिन मनाया जाता है। ठीक है, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है? पाली, संस्कृत, हिंदी या फिर अवहट्ठ। तो विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है पाली। ठीक है, क्या है? पाली है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है? कन्नौजी अवधी, ब्रज बघेली, छत्तीसगढ़ बांगरू, खड़ी बोली, बुंदेली। अब आप लोगों को
इसमें से सही आंसर बताना है। बताइए आप लोग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा खड़ी बोली बुंदेली। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। अर्धमगधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। बांगरू, बघेली, ब्रजभाषा, भोजपुरी। तो अर्ध मगधी अपभ्रंश से विकसित बोली है बघेली। ठीक है, कौन सी बोली है? बघेली बोली है। ठीक है, नेक्स्ट है देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है। गुप्त लिपि, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, नागरी लिपि। नेक्स्ट है नागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, देवनागरी लिपि। ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि। फोर्थ है डी गुप्त लिपि, नागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि। तो देवनागरी लिपि का जो सही विकास क्रम है वह हो जाएगा, पहले क्या है? ब्राह्मी लिपि, फिर गुप्त लिपि, फिर उसके बाद में नागरी लिपि, फिर देवनागरी लिपि। यह जो है इसका सही क्रम है, इसलिए ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शन है शब्द, व्यंजन, स्वर या फिर वर्ण। तो भाषा की अगर हम सबसे छोटी इकाई की बात करते हैं तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। क्या है? वर्ण होती है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वर्णमाला कहते हैं शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, या फिर वर्णों के व्यवस्थित समूह को। आप लोगों को इस ऑप्शन देख करके उत्तर बताना है। फटाफट आप लोग उत्तर करिए, बताइए वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला जो है वह वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। बिल्कुल सरल उत्तर है, इसलिए ऑप्शन डी वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, यह आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर। निम्न में से कंठव्य ध्वनियां कौन सी हैं? यानी ऐसी कौन सी ध्वनि है जो कंठ से निकलती है? अब आप लोगों को क्या करना है, ये जो शब्द लिखे हैं इनका उच्चारण करना है। जैसे का, खा, या, रा, चा, झा, टाड़ा। तो जो का और खा है ये कहाँ से निकलती है? तो आप बोल करके देखिए, का, खा, तो ये कहाँ से निकलती है? कंठ से निकलती है। तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए का, खा जो है कंठ ध्वनियां हैं। ठीक है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। तो मूर्धन्य व्यंजन आइए हम लोग उच्चारण करके देखते हैं। गा, घा, जा, झा, डा, ढा, पा, फा। तो जो डा और ढा है यह जो है मूर्धा से निकल रहा है, अर्थात ऑप्शन सी डा ढा आपका मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अल्प प्राण जिसमें कम वायु निकले, जैसे अ, आ, का, गा, था, धा, फा, भा। जो का और गा है यह अल्प प्राण वर्ण के अंतर्गत आता है, इसलिए का और गा ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? इसमें आप लोगों को देख करके उत्तर बताना है कि नासिक व्यंजन कौन सा है। ऑप्शन है शा, ञा, गा और जा। बताइए आप लोग। तो नासिक व्यंजन की बात करें तो नासिक व्यंजन ञा है। ञा जो है नाक से निकलता ऐसा शब्द है। ए आए वर्ण क्या कहलाते हैं? ए आए वर्ण क्या कहलाते हैं आप लोग बताइए। नासिक, मूर्धन्य, होष्ट या फिर कंठ तालव्य। तो ए आए क्या है? कंठ और तालव्य दोनों से इसमें आवाज निकलती है, इसलिए ऑप्शन डी कंठ तालव्य इसका राइट आंसर हो जाएगा।
हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? अ आ इ उ ऊ अंग आहा। बताइए आप लोग, अयोगवाह वर्ण कौन से हैं इसमें से? तो अगर हम अयोगवाह वर्ण की बात करें तो अयोगवाह वर्ण अंग आहा हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? द्वित्व व्यंजन, पुनः, इलाहाबाद, दिल्ली, उत्साह। तो अगर हम द्वित्व व्यंजन की बात करें तो द्वित्व व्यंजन दिल्ली है। जैसे दिल्ली हुआ, बिल्ली हुआ, कुत्ता हुआ, यह सारे शब्द जो है द्वित्व व्यंजन के ऊपर आते हैं। जब कहीं जैसे ता लिखा है और इसके पहले आधा ता लग जाता है, या ला लिखा होता है तो उसके पहले आधा ला लिख जाता है, तो वह जो है द्वित्व व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इसलिए निम्न में से दिल्ली जो शब्द है वह जो है द्वित्व व्यंजन है। ठीक है। श, श, सह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? कंपी, स्पर्शी, संघर्षी या फिर स्पर्श संघर्षी। तो यह जो है स, सह, यह जो है संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। निम्न लिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? खा, गा, उ ऊ, ए आओ, स सा। तो निम्नलिखित में से नवीन विकसित ध्वनियां हैं खा और गा। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? खा, चा, मा या फिर ठा। तो मा जो है वह घोष वर्ण के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा अमानक वर्ण है? खा, धा, भा, का। तो अगर हम अमानक वर्ण की बात करें तो ऑप्शन सी भा जो है वह अमानक वर्ण के अंतर्गत आता है। का, गा, जा, फा ध्वनियां किसकी हैं? संस्कृत की, अरबी फारसी की, अंग्रेजी की या फिर दक्षिणी भाषाओं की। तो जो का, गा, जा और फा हैं यह जो है अरबी फारसी की ध्वनियां हैं। ठीक है। अगर आप बोलते हैं जैसे का, गा, जा और फा यह सारी अरबी ध्वनियों, अरबी और फारसी ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं। इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 50, 51, 52 या फिर 53। तो हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या 52 है। कितनी है? 52 है। 52। इसलिए ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर, घोष स्वर, संयुक्त वर्ण या फिर तालव्य। तो जो छ ध्वनि है वह जो है संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। यह जो है आधा का प्लस चा से मिलकर के बनी होती है। ठीक है। कौन सी ध्वनि? छ ध्वनि। इसलिए ऑप्शन सी संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? अभी मैंने बताया आपको, अगर आपको याद हो तो आप लोग ऑप्शन में टिक करें। का, छात्रा और ज्ञा किसके बाद आती है? जो छे ये शब्द है छा, यह किस वर्ण के बाद आती है? तो यह जो है का वर्ण के बाद आती है। ठीक है। इया वर्ण किस वर्णों के संयोग से बनता है? जा प्लस इया, आधा जा प्लस इया, जा प्लस धा, जा प्लस न्या। तो जो ज्ञा शब्द है, ये ज्ञा शब्द है, यह जो है दो वर्णों के संयोग से बनता है। वह दो वर्ण है आधा जा और इया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अघोष वर्ण कौन सा है? आ, जा, हा या फिर सा। तो अघोष वर्ण जो है वह सा है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? अब आपको घा शब्द बोलना है। घा कहाँ से निकल रहा है आवाज? मूर्धा से, कंठ से, तालु से या फिर दंत से।
तो घा का उच्चारण स्थान जो है वह कंठ से है। कहाँ से है? कंठ से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ढा, ज्ञ, ता या फिर डा। तो संयुक्त व्यंजन इनमें से ञ है। कौन सा है? ञ। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं, यानी जो ऐसा कौन सा शब्द है इनमें से जो दंत से नहीं बोला जा रहा? ता बिल्कुल बोलते हैं, ना यह भी बोलते हैं, दा दांत पर लग रहा है, टा जो टा वर्ण है वह जो है दांत से नहीं बोला जा रहा है, यानी दंत नहीं है। तो टा वर्ण आपका सही हो जाएगा। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वार, अयोगवाह, अंतस्थ या फिर अकारांत? बताइए आप लोग, फटाफट उत्तर करिए। तो जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें हम अकारांत शब्द कहते हैं। कौन सा शब्द कहते हैं? अकारांत शब्द कहते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। छा वर्ण किसके योग से बना है? तो अभी मैंने बताया है आपको कि जो छा वर्ण है वह आधा का प्लस शा से बने, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 10, 11, 12 या फिर 13? तो हिंदी में स्वरों की कुल संख्या 13 है। कितनी है? 13 है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? आ, उ, ए, इया। तो इया जो है वह स्वर नहीं है, एक व्यंजन है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन टा वर्ग नहीं है? ठा, डा, ढ़ा और घा। तो जो घा है वह टा वर्ग के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है, तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। कितनी है? 33 है। निम्नलिखित में कौन सा पाश्य स्वर है? आ, ई, जा या फिर ढा? तो जो आ है वह पाश्य स्वर है। निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है? विसर्ग, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन या फिर अल्प प्राण? तो जो विसर्ग है, जहां पर इस प्रकार से विसर्ग लगता है वह जो है अयोगवाह कहलाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है? छा, दंत, ओष्ठ, तालव्य या फिर वत्सन? तो छा ध्वनि का उच्चारण स्थान तालव्य से है। छा यानी तालव्य से इसके उच्चारण हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? छा, सा, त्रा या फिर ञा? तो जो शा है वह संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तालव्य व्यंजन है। तालव्य व्यंजन की बात करें तो ऑप्शन में देखते हैं कौन सा तालव्य व्यंजन है। चा, छा, जा, झा। दूसरा है टा, ठा, डा, ढा। सी है ता, था, दा, धा। डी है पा, फा, बा, भा। तो तालव्य से कौन सा व्यंजन निकल रहा है? तालव्य से देखिए चा, छा, जा और झा, यह कहां से निकल रहे हैं? तालव्य से निकल रहे हैं, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। या, रा, ला, वा किस वर्ग के व्यंजन हैं? तालव्य, ऊष्म, अंतस्थ या फिर ओष्ठ? तो या, रा, ला, वा यह सारे वर्ण जो है अंतस्थ वर्ग के व्यंजन कहलाते हैं, इसलिए ऑप्शन सी अंतस्थ व्यंजन आपका सही आंसर हो जाएगा। अनुनासिक का संबंध होता है केवल नाक से, केवल मुंह से
नाक और मुंह दोनों से या इनमें से कोई नहीं। तो अनुनासिक का संबंध नाक और मुंह दोनों से होता है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग के प्रथमाक्षर, वर्ग के तृतीयाक्षर, वर्ग के चतुर्थ अक्षर या फिर वर्ग के पंचमाक्षर। तो अनुनासिक जो व्यंजन होते हैं यह जो है वर्ग के पंचमाक्षर होते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है 8, 9, 11 या फिर 14। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 11 है। कितनी है? 11। इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। तो कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है, कौन सा उदाहरण है? और, ए, का, ता। तो और जो है वह कहाँ से? कंठ और ओष्ठ दोनों से निकल रहा है, इसलिए और ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। शब्द, ध्वनि, वाक्य, पद। दूसरा है शब्द, वाक्य, ध्वनि, पद। तीसरा है पद, वाक्य, ध्वनि, शब्द। चौथा है ध्वनि, शब्द, पद, फिर वाक्य। तो भाषा निर्माण के इकाइयों का सही अनुक्रम की बात करें तो ऑप्शन डी आपका सही अनुक्रम हो जाएगा, क्योंकि जो सबसे छोटा है वह ध्वनि है। ध्वनि को मिलाकर यानी वर्ण को मिलाकर के शब्द बनता है, शब्द को मिलाकर के पद बनता है और पद को मिलाकर के वाक्य बनता है। इसलिए भाषा निर्माण की सही अनुक्रम यही हो जाएगा, यानी पहले ध्वनि, शब्द, पद, फिर वाक्य। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चारित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम है। कंठ, तालव्य, वत्स, दंत, ओष्ठ। दूसरा है तालव्य, कंठ, ओष्ठ, दंत और वत्सल। दंत, ओष्ठ, कंठ, वत्सल्य, तालव्य। चौथा है ओष्ठ, वत्सल्य, तालव्य, कंठ, दंत। तो निम्नलिखित में से अगर बात की जाए कि उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चारित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम है, तो इसका सही अनुक्रम जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, जिसमें कंठ, फिर तालव्य, फिर वत्सल्य, फिर दंत, फिर ओष्ठ आता है। ठीक है। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? पार्श्विक, उत्क्षिप्त, कंपित या फिर संघर्षहीन। तो प्रयत्न के आधार पर ला जो है वह पार्श्विक प्रकार की ध्वनि है। किस प्रकार की? पार्श्विक प्रकार की ध्वनि है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तरुण, 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 तरुण। तो जो तरुण है यानी एक तो आपका इस तरीके से तरुण लिखा जाता है और एक आपका रा पर इस तरीके से मात्रा लगती है। तो रा पर जो इस तरीके से मात्रा लगती है वह आपके शुद्ध वर्तनी के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन ए जो लिखा है इस प्रकार से आपका शुद्ध वर्तनी तरुण कहलाता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कुमुदनी, कुमुदुनी, कुमुदिनी, कुमुदूनी। तो इसमें जो शुद्ध वर्तनी है वह जो है कुमुदिनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुमुदिनी। यही आपका शुद्ध वर्ण है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।